खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से, आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है और मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। सामईन नाज़रीन, आज 10 बजे तक आप और हम इकट्ठे बैठेंगे, बात करते रहेंगे। आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल बताएंगे, मुल्क की सतह पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। आज सरहद के उस पार और इस पार किस तरीके से सियासत हो रही है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे मौजूदा सूरत हाल से। और साथ साथ जब 9:30 बजे के बाद यानी 9:35 पर आएंगे तो आप और हम एक बार फिर बराह रास्त बात करेंगे, यानी फ़ोन लाइन्स हमारी खुलेंगी, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, इलाके के मसाइल उठा सकते हैं, हुकूमत तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश हमारी रहेगी, इस उम्मीद के साथ कि अरबाब इख्तिदार आपकी आवाज़ को सुने, मसले का हल करे। एक तो ये मामला है जी। दूसरा, फटाफट से आप क्या करेंगे जी, याद है ना, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे आएंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आएंगे और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आइएगा, लॉगिन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये शेयर वाला मामला मैं इसलिए आपको लगातार बता रहा हूँ ताकि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल जो है वो सही सिमत में और सही तरीके से दुनिया तक पहुँचे। इसके लिए आपने घर बैठे ही काम करना है और अपना फ़र्ज़ पूरा निभाना है। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आज खबरों की शुरुआत जो करते हैं वो अभी तक की सबसे बड़ी खबर से करते हैं और खबर जम्मू कश्मीर से है, क्योंकि जनूबी कश्मीर के पुलवामा इलाके से खबर है कि जहां पर मिलिटेंट और फौज के बीच झड़प शुरू हुई है। चलिए, खबर जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले से, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प इस वक्त जारी है और अब तक एक मिलिटेंट की हलाकत की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसकी पुलिस से कंफर्मेशन होना बाकी है। लेकिन दौरान शब फौज के मुताबिक जहां पर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात मिली थी काकापुरा पुलवामा के अंदर, और इस इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद कॉर्डन ऑफ किया गया। तकरीबन 4 बजे के करीब सर्च ऑपरेशन जो था वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ और अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतलात मौसूल हो रही हैं। अभी तक की बड़ी खबर है कि पुलवामा का काकापुरा इलाका, जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली, उसके बाद ज्वाइंट टीम जो थी पुलिस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, आर्मी का 50 राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया घाट मोहल्ला काकापुरा पुलवामा का, जिसके बाद जो मिलिटेंट मकान के अंदर छुपे बैठे थे उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन सरेंडर की पेशकश को ठुकराया मिलिटेंटों ने, जिसके बाद फायरिंग वहां पर हुई है और फायरिंग का तबादला इस वक्त भी वक्फे से जारी है। ताहम बड़ी खबर ये कि अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला मौसूल हो रही है। ताहम सरकारी तौर पर अभी इस पूरे मामले पर वजाहत आना बाकी है, यानी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर की तस्दीक होना बाकी है। ज़राया से ये खबर है कि मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। इधर अगर ज़राया की खबर को सही माने तो ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। इसलिए कामयाबी हो सकती है क्योंकि माना जा रहा है कि काकापुरा एनकाउंटर के अंदर वो मिलिटेंट भी शामिल है जिसने कल श्रीनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनके घर पर जो सिक्योरिटी एहलकार पर गोली चलाई थी, उनमें से एक मिलिटेंट जो है वो इस वक्त इस कॉर्डन के अंदर है। तो अगर इस खबर को हम सही माने तो कहीं ना कहीं फिर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए वाकतन बड़ी कामयाबी इस वक्त मिल सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त पुलवामा से, जहां पर काकपोरा का घाट मोहल्ला है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़े इलाके का कॉर्डन किया। कॉर्डन के दौरान मिलिटेंटों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, सरेंडर की पेशकश ठुकरा दी गई, जिसके बाद झड़प इस वक्त शुरू हुई है। जनूबी कश्मीर के अंदर जहां पर फौज की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई इस वक्त जारी है और जब से एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है दौरान शब 4 बजे के करीब पहली गोली चली है, जवाबी कार्रवाई फोर्सेस ने की है और उसी वक्त से पूरे जिले के अंदर एहतियातन इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई थी। अभी तकरीबन इस वक्त 4 से 4.5 घंटे बीत चुके हैं जबकि इंटरनेट पूरे जिले के अंदर इस वक्त बंद की गई है, जबकि पुलवामा के इस इलाके में जहां पर घाट मोहल्ला में ऑपरेशन तकरीबन दौरान शब शुरू किया गया था, फौज को पहले इत्तला मिली थी, जम्मू कश्मीर पुलिस को साथ लिया गया। इस वक्त तकरीबन 10 घंटे से इस इलाके के अंदर
पहले सर्च और उसके बाद एनकाउंटर में जब सर्च ऑपरेशन तब्दील हुआ, तो इस साल जनूबी कश्मीर के इस पुलवामा जिले के अंदर इस तरह का कोई बड़ा और ये पहला ऑपरेशन पहले 3 महीनों के अंदर शोपियां को छोड़कर अगर आप देखेंगे तो पुलवामा में इस तरह का पहला ऑपरेशन है। गाजी खुर्शीद इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। गाजी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार पुलवामा इस वक्त खबरों में है और माना जा रहा है कि घाट मोहल्ला काकपोरा जो पुलवामा का इलाका है वहां पर मुश्तरका टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है और एक मिलिटेंट की मारने की खबर भी अभी तक है। ताज़ा तफसीलात क्या कुछ है, कहां पर आप मौजूद है और क्या कुछ इस वक्त चल रहा है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, काकपोरा पुलवामा इसमें इस वक्त एक ये जो एनकाउंटर का सिलसिला है, मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है और मैं बिल्कुल काकपोरा के बिल्कुल उस एनकाउंटर साइट के बिल्कुल करीब हूं। इस एनकाउंटर में की जो खबर है, अभी तक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, जबकि जराया का कहना है कि अभी इस एनकाउंटर को शायद बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी की जो ताजा इतलात है, बहुत ज्यादा फायरिंग दोनों अतराफ से हो रही है। दोनों जानिब से फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है और पेदर पे कई गोले भी दागे गए एनकाउंटर साइट के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा इलाका ये जो है रात को ही मुहासरे में लिया गया था। फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई यहाँ पे हुई करीबन 11 से 12 बजे। यहाँ पे ये जो घाट मोहल्ला है, बिल्कुल जहलिम के किनारे ये बस्ती वाक़ा है और इसको फोर्सेस ने रात को ही घेरे में लिया था, जबकि उन्हें ये इत्तला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। तो उसी के चलते यहाँ पे 50 RR, CRPF, पुलिस और SOG ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इस इलाके तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स रात को ही सील किए गए और फिर तलाशी कार्रवाई घर शुरू हुई। जो ही ये जो फोर्स है इज्तिमा मकाम की तरफ पहुंचने लगी तो वहां पे छुपे मिलिटेंट्स ने फोर्सेस पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में फोर्सेस ने भी जो पहले ही मोर्चा संभाले थे उन्होंने। गाजी खुर्शीद, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, अभी जो जराया से खबर आ रही है, पहले 2 मिलिटेंट्स की थी, अब 3 मिलिटेंटों के एनकाउंटर साइट के अंदर फंसने की खबर है। 3 मिलिटेंटों को घेरे में ले लिया है। सिक्योरिटी एजेंसीज को पुख्ता इत्तला है कि 3 मिलिटेंट है। अब ये जो मिलिटेंट है ये रेजिडेंशियल एरिया है, जिस मकान के अंदर ये थे तो वहां पर क्या सिविलियनों को बाहर निकाला गया? क्या कोई सिविल अंदर तो नहीं है? क्या इस तरीके की कोई खबर तो नहीं है? देखिए, पुलिस की यही कोशिश लगातार रहती है, जहां भी एनकाउंटर इस तरह का कहीं पे भी एनकाउंटर शुरू हो जाता है तो कोशिश ये रहती है कि वहां की जो मुकामी आबादी है, जो आसपास की आबादी है या जो मकीन है, उनको पहले से ही बाहर निकाला जाता है और उन्हें सेफ मुकाम तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल नजर आई। जो मुकामी आबादी के आसपास, जो ये एनकाउंटर साइट के आसपास की जो मुकामी आबादी है, उनको रात को ही घरों से बाहर निकाला गया, सेफ मुकाम की यहाँ तक पहुंचाया गया है। और मैं आपको बता दूं, काफी आबादी है यहाँ पे और एरिया है। यहाँ पे ये जो है ब्रिज है और ब्रिज के साथ में ही दरियाई जहलिम के किनारे पे ये बस्ती, यहाँ पे इस वक्त ये एनकाउंटर चल रहा है। वही मुकामी जराये से पता चला है कि फोर्सेस को ये इत्तला मिली थी कि अंदर 2-3 मिलिटेंट है, जबकि इस एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है और अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि अंदर कितने और मिलिटेंट है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन जराया को इत्तला मिली थी कि इस एनकाउंटर साइट में 3 मिलिटेंट मौजूद है, जबकि एक की हलाकत की खबर सामने आई है और एनकाउंटर इस वक्त बराबर जारी है। बहुत शुक्रिया गाजी खुर्शीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कि एनकाउंटर अभी लगातार जारी है और एनकाउंटर के अंदर 3 मिलिटेंट फंसे हैं, जिनमें एक के मारे जाने की इतला भी मौसूल हुई है। ताहम पुलिस की तरफ से अभी मारे इस एनकाउंटर के बारे में क्या कोई मिलिटेंट मारा गया है, इस हवाले से तफसीलात थोड़ी देर में ज़रूर आएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये माना जा रहा है कि एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है, रिहायशी इलाका है और इसी रिहायशी इलाके के आसपास इस ऑपरेशन को जो है वो इस वक्त चलाया जा रहा है। इधर बावसूख ज़राया से, यानी जो मुख्तलिफ ज़राया है, खबर रसा इदारे हैं, उनकी तरफ से ये खबर लगातार बताई जा रही है कि इस ऑपरेशन के दौरान कल जो हमला हुआ था बीजेपी के लीडर के घर पर, उसमें जो मिलिटेंट मुलविस थे उनमें से एक मिलिटेंट की मौजूदगी की इतला वहां पर मिली है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि पटन इलाके के अंदर इलाके का मुहासरा किया गया, पटन के कई गांवों का मुहासरा किया गया है और वहां पर भी इस वक्त तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और बावसूख ज़राए से खबर है कि वहां पर जो तलाशी कार्रवाई पटन के अंदर शुरू की गई है, वहां से इतलात है कि
सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ गांवों का मुहासरा किया है और इस वक्त घर घर तलाशी वहां पर भी जारी है। सीधे हम अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। राही निसार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। राही, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है इलाके में? क्या मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया? साहब, अगर आज यहाँ पे सुबह सवेरे की बात करें तो यहाँ पे जो पटन मैन टाउन है, तकरीबन यहाँ पे 4-5 जो यहाँ पे मोहल्ले हैं उनको सुबह सवेरे यहाँ पे फोर्सेस ने यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया था। तो अभी यहाँ पे घर घर तलाशी जारी है। हम ये भी यहाँ पे कहेंगे, जब से यहाँ पे सोपोर का मामला सामने आया है तब से लगातार फोर्सेस को शायद ये इत्तला मिलती है कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मिलिटेंटों की मौजूदगी है। तो तब से लेकर अभी तक अगर हम बात करेंगे तो पहले यहाँ पे कई गांवों में तो कॉर्डन किया गया और आज मैन पटन में यहाँ पे तकरीबन अभी 4 यहाँ पे मोहल्ले ऐसे हैं, वहाँ पे तो सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। अच्छा, जिन इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या लोगों को बाहर निकाला जा रहा है या सिर्फ घर घर तलाशी इस वक्त चल रही है? नहीं गवर जी, ये घर घर वहाँ पे अभी तलाशी जारी है। पूरे जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट से उनको सील कर दिया गया है। किसी को अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं है और घर घर तलाशी अभी जारी है। तो ये क्या सिर्फ पटन जो मेन मार्केट या मेन टाउन है उस तक ही महदूद है या और भी आगे पीछे कुछ और गांवों का मुहासरा है? नहीं, जो हमारा यहाँ पे मेन टाउन पटन है वहाँ पे तकरीबन ये 4 मोहल्ले हैं, जिसमें खांडे मोहल्ला, नजार मोहल्ला, स्वाद मोहल्ला, पर मोहल्ला, इन मोहल्लों को इर्द गिर्द से पूरा बंद कर दिया गया है और इन्हीं मोहल्लों में अभी यहाँ पे घर घर तलाशी अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया राही निसार हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। यानी पुलवामा के बाद पट्टन एरिया भी सुर्खियों में फिलहाल है और वहां पर भी चंद इलाकों के अंदर मुहासरा किया गया है और इस वक्त घर घर तलाशी जारी है। बावसूख जरा से मालूम हुआ कि सिक्योरिटी एजेंसीज को वहां पर भी मुश्तबे अफराद के आने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। ताहम वापस जरा पुलवामा की खबर आपको बताएं। काकपोरा पुलवामा, जहां पर 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी और यह खबर सामने आई थी कि एक मिलिटेंट मारा गया। ताहम पुलिस जरा से जो थोड़ी देर पहले मुझे कंफर्म किया जा रहा है उसमें यह है कि फिलहाल मिलिटेंट की लाश नहीं मिल रही है, यानी विजिबल नहीं है कि वो कहीं पर है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि क्या मिलिटेंट मारा गया या नहीं। ताहम खबर रसा इदारे लगातार ये चला रहे हैं और जराया ये बता रहे हैं कि एक मिलिटेंट इसमें मारा गया है। ताहम अब जराया जो पुलिस के आला अफसर इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि इस ऑपरेशन के अंदर वो मिलिटेंट मौजूद है जिसने कल पुलिस एहलकार पर फायरिंग की। नौगाम में आपको याद होगा कि कल नौगाम में नामालूम बंदूक बरदारों ने भाजपा के मकामी लीडर की रिहाइशगाह पर मामूर पुलिस एहलकार पर हमला किया था और उसकी राइफल लेकर फरार हो गए थे। उसके बाद ही 2 मिलिटेंटों की शिनाख्त आईजीपी कश्मीर ने खुद कहा था कि 2 की शिनाख्त हुई है, 2 के बारे में तफ्तीश चल रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से बड़ी चीजें क्लियर हो रही थी और बुर्का पहनकर किस तरीके से पहले दस्तक दी गई, उसके बाद फायरिंग की गई, सारी डिटेल कल भी हमने आपको बताई थी। लेकिन इस वक्त की खबर यह आ रही है कि इस पुलवामा हमले में हो सकता है वो मिलिटेंट भी मौजूद हो जिसने कल फायरिंग की है। तो इसमें मजीद हम तफसीलात आपको देते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये कि पुलवामा में एक तरफ से एनकाउंटर शुरू हो गया है और पट्टन इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है, यानी नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से आप इस वक्त ऑपरेशंस देख रहे हैं जो फौज की तरफ से शुरू किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात हो रही थी, अब जरा भारत और पाकिस्तान के हवाले से भी आपको बात बताते हैं और वो बड़ी खबर जिसका इंतजार काफी वक्त से था। 24 फरवरी पिछला महीना आपको याद होगा जब मार्च से पहले की ये अहम पेशरफ्ती कि भारत और पाकिस्तान में नजदीकियां बढ़ रही थी। डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बातचीत जाकर दिल्ली और इस्लामाबाद की वफूद एक दूसरे के साथ मुलाकात हुए और पानी का जो तनाजा था उसको भी दूर करने की कोशिश हुई। और उसके बाद 2 दिन पहले जो मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के अंदर लीडरान की, पाकिस्तान के अंदर जो इक्तिसादी उमूर की कमेटी है उसने फैसला यह किया था कि भारत से वो कम कीमत पर कपास, चीनी या दीगर चीजें बरामद करेगा जिनमें धागा भी शामिल था। लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर ये यू टर्न पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से लिया गया और तिजारत की बहाली पर जो अब तक कयास आराइयां लगाई जा रही थी कि एक बड़ा और अहम कदम सरहद के उस पार और इस पार भी दोनों जगह इसको वेलकम स्टेप करार दिया जा रहा था। लेकिन महज कुछ घंटों के बाद ही ईसीसी के इजलास के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सदारत में एक और इजलास हुआ जहां पर तिजारत की बहाली के लिए जो कदम उठाने की कोशिश थी उसको एक बहुत बड़ा झटका उस वक्त लगा जब इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की काबीना की जो मीटिंग हुई मौजूदा सरकार की, उसने
इन तमाम तजावीज को मुस्तरद कर दिया है। जो बड़ी खबर है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बहाल होते होते फिलहाल इस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये कब हुआ है? नाजरीन के लिए हम जरा ये बात बताते चले कि मामला समझने की ज़रूरत है। काबीना कमेटी से पहले पाकिस्तान के अंदर एक समरी बनती है, यानी मिनिस्टर्स का एक नोट बनता है, और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की वजारत इमरान खान के पास है। तो इमरान खान ने एक नोट किया और वो कैबिनेट के अंदर भेजा, और ये नोट ये था कि कपास और चीनी की पैदावार मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इसलिए पड़ोसी मुल्क भारत से इसको ख़रीदा जाए। अगर हम इसको कंपेयर दीगर मुल्कों से करेंगे तो हमारे पास सस्ता माल जो है वो सिर्फ भारत से आ सकता है, और इसकी जो ECC है इसको कहा गया था कि आप इसको आगे बढ़ाइए, और बाज़ाब्ता तौर पर उस नोट को अप्रूव किया था इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर, जो खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान है। लेकिन कल काबीना में हुआ क्या पाकिस्तान की, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद नोट को अप्रूव करते हैं, दैट मीन्स कि ये फाइनल नोट होना चाहिए था। लेकिन काबीना में आते आते नोट पलटा गया, और माना जा रहा कि इमरान खान की काबीना के अंदर इस मामले पर इत्तेफाक ही नहीं हुआ, और कुछ वज़रा इमरान खान के साथ दिखे, जिनमें जो नए ख़जाने के वज़ीर हैं उनका वोट सीधे इमरान खान के साथ था। कुछ और जो इमरान खान के काफ़ी करीबी थे उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान के मुंह की हिमायत की, लेकिन कुछ ने मुखालफत की। और इस मखमसे के बीच इमरान खान ने जो बड़ा फैसला उस वक्त लिया वो ये है कि फ़िलहाल इसको रोक दिया जाए। इसको मुकम्मल तौर पर रोका नहीं गया है, फ़िलहाल रोका गया है, क्योंकि शिरीन मज़ारी ने लगातार ट्वीट करते हुए यह कहा कि फ़िलहाल इसको रोका गया है। लेकिन जब काबीना इजलास ख़त्म हुआ उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि ट्रेड जी बिल्कुल तब तक नहीं होगा जब तक दफ़ा 370 की बहाली जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होगी। तो क्या इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दो अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान के सामने बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ चंद घंटे पहले जब कॉन्फ्रेंस हुई थी हार्ट ऑफ एशिया के अंदर, तो खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात का इशारा दिया था, जो हमने चलाया भी था अपने टीवी पर, कि आप देखिए मस्बत तब्दीलियां हो रही हैं और बड़ी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था, क्योंकि शाम होते होते इमरान खान की सरबराही वाली मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने इसकी अप्रूवल दी थी और लग रहा था कि काबीना शायद आगे बढ़ेगी और इसमें आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो इससे ये दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर है कि विद इन द एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के लिए भी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा है, जो शायद इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन विद इन द सिस्टम उनके लिए भी काफी ज्यादा। एक चीज और भी इशफाक, यहाँ पर हमने देखा 2 दिन पहले जब ECC का इजलास मुनक्किद हुआ, तमाम मेंबरान को उनके पास जो कॉपी थी, जो डॉक्यूमेंट था, उस हवाले से ये खबर थी सरहद पार से कि इमरान खान का बाज़ाब्ता उस पर सिग्नेचर था, यानी जो प्रपोजल था उन्होंने अप्रूव किया था इसको एज ए मिनिस्टर, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के मिनिस्टर है पाकिस्तान के अंदर, प्राइम मिनिस्टर वो है, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है उनके मातहत है, और जो समरी बनाई गई थी कैबिनेट के सामने उस पर सिग्नेचर तो किए थे उन्होंने एज ए मिनिस्टर, और 24 घंटों के अंदर फैसला बदल दिया गया, जिससे कल ही हम देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर साबिक वज़रा आला हों या फिर बाकी ब्यूरोक्रेट्स हों, वो इस फैसले को एक बड़ा और तारीखी कदम करार दे रहे थे कि शायद अब LOC ट्रेड भी खुलेगा, आर पार तिजारत होगी तो बहुत सारे मामला हल होंगे। लेकिन कुछ घंटों के अंदर फैसला पलट गया और PTI हुकूमत की तरफ से जो यू टर्न लिया गया उस पर उसे तनकीद का भी अब सामना काफी ज्यादा है। बढ़ते हैं आगे, बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं, और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला। तकरीबन आज जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुए 2.5 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, और 2.5 बरस मुकम्मल होने के बाद एक बड़ा और तारीखी फैसला, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का पहला ऐसा फैसला जहां पर जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर काम करने वाला एक बड़ा गैर सरकारी इदारा, जिसे करीबन 500 कनाल जमीन देने का फैसला जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने दिया है, जो दफा 370 की मनसूखी के बाद अब तक का सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर ज़मीन लीज पर देने का फैसला लिया, और ये TDD ट्रस्ट जो है उसको देने का फैसला लिया गया है। और तिरुपति ये जो ट्रस्ट है इनका मुल्क भर के अंदर काफ़ी असासे और काम इनका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जिसकी सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब ने कल की है, उसमें 496 कनाल और 17 मरला ज़मीन जो है वो TDD को देने का फैसला लिया गया है। और ये जब बनेगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा?
सरकारी तर्जुमान के मुताबिक जो बयान जारी किया गया है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि इस ट्रस्ट का कल्चर, ये जो एक्टिविटीज़ है पूरे मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, स्पिरिचुअल और कल्चरल और सोशल और एजुकेशन सेक्टर के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और नुमाया काम करने के नज़र में जम्मू कश्मीर के अंदर चूँकि सयाहत के एतबार से और मजहबी सयाहत के एतबार से इस ट्रस्ट की कारकर्दगी और बेहतर हो सकती है, और जो सयाह मजहबी सयाह यहाँ पर आते हैं उनके लिए ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। इससे टैप किया जाएगा पोटेंशियल जो हमारा है, टूरिज्म पोटेंशियल प्रमोट होगा, और पिलग्रिम टूरिज्म जो है यानी मजहबी सयाहत जो है उसको परवान चढ़ाने में जम्मू के अंदर मदद मिल सकती है, क्योंकि जम्मू मंदिरों का शहर है। और ये जो टीडीडी ट्रस्ट है 2-4 बड़े मंदिर चला रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ अस्पताल इनके साथ मुंसलिक है, तो ये माना जरा कि जम्मू के अंदर इनको सिर्फ मंदिर नहीं बनाना है बल्कि इनकी रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस बननी है, उसके साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के अंदर भी इनका प्रोग्राम है। यही वजह है कि सरकार ने टीडीडी ट्रस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 496 कनाल और 17 मरले की ज़मीन जो है वो दे दी है। अब जब ये यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा उससे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, श्री अमरनाथ श्राइन जो है वहाँ पर जो दर्शन करने के लिए यात्री आते हैं या माता वैष्णो देवी के लिए जो यात्री आते हैं उनके लिए एक बड़ी सहूलियत वहाँ पर जम्मू के अंदर जो है वो मिल सकती है। और टैप करने की बात जो है वो सरकार की तरफ से कही गई है, ये तो सरकार का पॉइंट है। लेकिन जब आप इसको बड़े कैनवस पर देखते हैं, जैसे आसिफ ने पहले ही कहा, 370-35 की इख्तिताम के बाद बड़ा फैसला इस तरीके का सामने आया है जहां पर 496 कनाल और 17 मरला ज़मीन लीज पर देने का इंतज़ामिया ने फैसला लिया है। और ये लीज़ जो है 40 साल के लिए है, और बाद में बाज़ाब्ता तौर पर जो लीज़ की हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, कानून है, उस हिसाब से ही आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने 496 कनाल और 17 मरला की ज़मीन जो जम्मू के अंदर है उसको देने का फैसला कर लिया है। और ये जो फैसला लिया गया है ये टीडीडी जो है उन्हें दिया गया, और मुल्क भर के अंदर टीडीडी का काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा और नुमाया भी देखने को मिल रहा है। चलिए, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो एक और बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आए रोज सड़क हादसात होते हैं, मिलिटेंसी के वाक़यात होते हैं, और ऐसे में कई लोगों की जान चली जाती है। सरहद पर गोलाबारी जब हुई तो बड़ी तादाद में लोगों की जान दोनों अतराफ गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के शहरियों की जब बात हुई तो दर्जनों ऐसे लोग थे जिन्होंने इस तरह के वाक़यात, इस तरह के हादसात रोनमा हुए जहां पर उनकी जान चली गई। लेकिन आज हम जरा इससे मुख्तलिफ एक मौजू है जिस पर बात करेंगे, और ये मामला है जंगली हैवानात और इंसानों के बीच जो तसादुम पिछले कई वर्षों से हो रहा है, जिसमें तकरीबन माहिरीन के मुताबिक कई खदशात का इजहार करते हुए ये बताया गया है कि पिछले 5 से 7 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर जो टकराव है, तसादुम की जो वारदातें हैं या दोनों के दरमियान जो वाक़यात इस तरह के जंगली जानवर हो या इंसानों पर हमला करने का इस तरह के इंसिडेंट्स हो, उनमें इजाफा देखा गया है। अब तक पिछले 4 सालों के दौरान कुछ आदाद शुमार हमारे पास हैं जो ये बताते हैं कि जहां पर जंगली जानवरों और इंसानों के दरमियान टकराव हुआ है, जब जंगली जानवरों ने हमले किए हैं या जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया गया इंसानों की तरफ से, इस तरह की जब सूरत हाल बनी तो तकरीबन पूरे 4 साल के दौरान कश्मीर वादी के अंदर 32 लोगों की मौत हुई इस तरह के हमलों में, और 500 के करीब लोग जख्मी हुए। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जो फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि 32 लोग जिनने साल 2017 के बाद अपनी जान गंवाई जंगली जानवरों के हमलों में या जंगली जानवरों के साथ जब भी तसादुम हुआ तो इन लोगों की जान गई, और 498 के करीब खित्ते के अंदर पिछले 4 सालों के दौरान जिन्होंने जंगली जानवरों के हमलों में या इस तसादुम में अपनी जान 32 लोगों ने गंवाई और 498 के करीब जख्मी हुए हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर माहौलियाती तब्दीली, माहिरीन का ये खदशा है कि जब माहौलियाती तब्दीली हुई है तो जंगली जानवरों ने जंगलों में रहने के बजाय बस्तियों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। वो भी तसादुम की एक बड़ी वजह बना है, जिससे खदशात मकामी बस्तियों को, आम लोगों को, आम शहरियों को रहे हैं, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश रही है। इन सब के बीच में ये तसादुम के वाक़यात 4 वर्षों में पिछले 10 वर्षों के मुकाबले बड़े हैं, जिसमें 32 लोगों की अब तक जान गई है, वाइल्ड लाइफ के आदाद शुमार बताते हैं। लेकिन आप जब देखते हैं तो शोपियां डिस्ट्रिक्ट टॉप ऑफ द लिस्ट है कश्मीर वादी के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा इस तरह की वारदातें जो सामने आई, इस तरह के वाकयात रोनमा हुए हैं। 142 ऐसे केसेस सामने आए हैं, इस तरह के वाकयात पेश हुए हैं, जहां पर जनवरी 2021 तक 142
हमले जंगली जानवरों की तरफ से हुए या तसादुम के जो वाकयात हैं वो रोनमा हुए हैं, जहां पर तेंदुए ने 50 से ज्यादा बार इंसानों को अपना शिकार बनाया, हमला किया, तसादुम हुए। और दूसरे कई जानवर हैं उनने भी 50 से ज्यादा हमले किए इंसानों पर। इसके अलावा भालू या रीछ कह लीजिए, ब्लैक बेयर ने 50 से ज्यादा बार शोपियां डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, शोपियां डिवीजन जो है इसके अंदर माहिरीन के बकौल या महकमे के जो आदादो शुमार बताते हैं, लोगों को अपना निशाना बनाया और इन सब के बीच में 32 लोगों की अब तक जान गई है। 2021 तक कश्मीर वादी के अंदर शोपियां सबसे ज्यादा सर-ए-फहरिस्त जिला है उस लिस्ट में, जहां पर इस तरह के वाकयात सबसे ज्यादा रोनमा हुए हैं। दूसरी बात यह कि कुछ हिस्सों के अंदर गांव से बस्तियों की तरफ या उन इलाकों की तरफ, शहरी आबादी वाले इलाके जहां पर फसलें उगाई जाती रही, मेवा सनत से वाबस्ता लोग हैं या मेवा उगाने की जहां जहां तैयारी थी या कोशिशें हुई, उन सब के महकमा के आदादो शुमार ये बताते हैं उन इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा इस तरह के तसादुम की वारदातें जो पेश आए, इस तरह के वाकयात रोनमा हुए, जहां पर 32 लोगों की कुल मिलाकर खित्ते के अंदर पिछले 4 सालों में जान गई है, जिसमें जनूबी कश्मीर का शोपियां डिवीजन सर-ए-फहरिस्त रहा है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे अपनी एक और खबर की और बात जरा ओबीसीज के हवाले से कर रहे हैं, क्योंकि मर्दमशुमारी का अमल शुरू होने जा रहा है और उससे कबल ओबीसीज की तरफ से आवाज दी गई है। और इस बार जब मर्दमशुमारी हो तो ओबीसीज के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मर्दमशुमारी के अमल में एक कॉलम रखा जाए ताकि उनकी बुनियादी सहूलियतें जो है वो है या नहीं है, इस हवाले से पूरी बात सामने आ सके। बैकवर्ड क्लास पैनल जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सरकार के सामने ये बात रखी है कि ओबीसीज को काउंट किया जाए सेंसस के अंदर, और एनसीबीसी के सेक्रेटरी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो वजारती सोशल जस्टिस है मिनिस्ट्री मरकजी हुकूमत के अंदर, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त रवाना किया है जिसमें यह सिफारिश की गई है कि मुल्क भर के अंदर जब मर्दमशुमारी का अमल होगा और मर्दमशुमारी के अमल में इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि ओबीसीज को खुसूसी तौर पर काउंट किया जाए, और ये काउंट बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। और ये चिट्ठी जब उन्होंने लिखी है बाज़ाब्ता तौर पर वजारत को भेजी है, और थावरचंद गहलोत ने बाज़ाब्ता तौर पर, आपको याद होगा 12 दिसंबर 2018 को एक बजट प्रोविजन में भी इस सिलसिले में बात कही थी कि किस तरीके से ओबीसीज के खदोखाल को किया आगे बढ़ाया जा सकता है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। फिर 2019 में जस्टिस रोहिणी ने गहलोत को जो एक खत वापस लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेंगे ओबीसीज को लेकर तो उसमें बुनियादी सहूलियात और बुनियादी मामलात को देखकर ही आगे बढ़ा जाए। ताहम अब की बार बड़ी बात यह है कि अगर सेंसस होता है, चूँकि पेंडेमिक अभी और जो सूरत हाल है इसमें होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन लगातार ओबीसीज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके लिए भी काउंटिंग हो, ओबीसीज काउंट किए जाए ताकि मुल्क भर के अंदर जो सूरत हाल है वो सामने आ सके। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा रोहिंग्याओं के हवाले से भी कर लेते हैं और मुहाजिरीन। आप देख रहे हैं म्यांमार के अंदर या बर्मा के अंदर सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा बनी हुई है, और जम्मू के अंदर गुज़श्ता दिनों जो हुआ था, कल भी हमने आपको खबर बताई थी कि म्यांमार से ही ऐसी सूरत हाल वहां पर बनी थी, टकराव काफी ज्यादा हुआ था, कशीदगी के बीच हजारों ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए थे। लेकिन 1 फरवरी के बाद 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जहां पर एक हुकूमत का, सिविल इंतजामिया का या सिविल हुकूमत का तख्ता पलटकर इस वक्त फौज काबिज हुई है, यानी फौज की तरफ से राज अपना कायम किया गया। मगर इन सब के बीच में टकराव हुआ, गोलियां चली, गन मशीन्स का इस्तेमाल किया गया और सूरत हाल ऐसी बनी कि म्यांमार से एक बड़ी तादाद में 400 से ज्यादा जहां पर अब तक अमवात हुई है, 1000 से ज्यादा लोग जो अब तक जख्मी हुए हैं, और इन सब के बीच में 700 के करीब, गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि मुहाजिरीन ऐसे हैं जो म्यांमार से अपने घर बार छोड़कर भारत की सरहदों का रुख कर रहे हैं, और मिजोरम या बाकी हिस्सों के अंदर जो सरहदी से भारत के साथ चूंकि 500 के करीब किलोमीटर जो सरहद है वो म्यांमार की लगती है, वहां से कुछ लोग दाखिल होना चाह रहे हैं भारत के अंदर। लेकिन मरकजी सरकार काफी सख्त नजर आ रही है कि म्यांमार से अगर कोई आता है तो इस तरह के कैंप्स या कोई इस तरह की मुस्तकिल पनाहगाह ऐसी ना तैयार की जाए जहां पर ये रिफ्यूजीज हमेशा के लिए रहे। मगर इन सब के बीच में मिजोरम के अंदर सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही थी कि अगर कोई आर्जी बुनियादों पर किसी को रखता है या इमरजेंसी की सूरत में किसी को अगर पनाह दी जाए तो शायद इंसानी बुनियादों पर यह होना चाहिए। और इस बीच अब चीफ मिनिस्टर जो मिजोरम के हैं उनका एक और बड़ा और अहम बयान सामने आया है कि अगर मरकजी सरकार उन्हें मदद करती है
तो इस बार इशफाक वो उन सभी लोगों को पनाह देने के लिए तैयार हैं जो मिजोरम का या सरहदी इलाके से भारत का रुख करने वाले हैं। इसमें बेसिकली मरकजी वजारत दाखिला ने पहले ही वजाहत तो कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा और पुशबैक किया जाएगा सबको, और जो लोग आए हैं अगर वो ज़ख्मी है तो थोड़ा सा इलाज मिलाज करके उनका वापस किया जाए। लेकिन ये जो बयान आया है वज़ीर आला की तरफ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या कुछ वो कह रहे हैं ज़रा इसको पहले सुन लीजिए ताकि आप समझ सकते हैं कि म्यांमार की सिचुएशन और मिज़ोरम जो बॉर्डर आपस में मिल रहा है वहाँ पर इस वक्त तनाव और सूरत हाल क्या कुछ है। सुन लीजिएगा क्या कुछ वज़ीर आला साहब कह रहे हैं। To the Union Home Minister Amit Shah, saying that those people who came from Myanmar, they are our brothers and sisters. We have a family tie with most of them, and once they came to Mizoram, we have to give them food and shelter. From the humanitarian point of view, also that is a must that we have to do. And at the same time, Myanmar, we want them to have a democratic government, not the military government. Therefore, the government of India, we believe that you should also be more open to the Myanmar refugee problem. I have told this to the Prime Minister, I have written it to it, and I have telephonic talk with the Union Home Minister also. So, I am sending my delegation to Delhi. चलिए, मरकजी सरकार अगर मदद करती है तो इंसानी बुनियादों पर इन लोगों की मदद होनी चाहिए जो इस वक्त घर बार छोड़कर, चूंकि हालत ऐसी नहीं है कि म्यांमार के अंदर ये लोग रह सकें। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा कोविड-19 आलमी वबा की करते हैं क्योंकि मुल्क के अंदर तबाहकुन सूरत हाल बनी है। और साल 2020 अप्रैल का महीना आपको याद होगा जब कुछ दिन पहले यानी 25 मार्च को 2020 में एक साल मुकम्मल हुआ मुल्क के अंदर कोविड लॉकडाउन का, तो यही सूरत हाल थी और केसेस इससे कम थे। लेकिन आज मुल्क भर के अंदर तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। पिछले 24 घंटे इंतहाई बदतरीन गुजरे हैं। 80,000 केसेस पूरे मुल्क के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं। 15 के करीब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिनके सबसे ज्यादा रोल है, सबसे ज्यादा केसेस हैं। 80,000 में से 43,000 से सबसे ज्यादा केसेस सिर्फ महाराष्ट्र रियासत के हैं और अक्टूबर 2020 में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्की सतह पर जब आप देखते हैं तो पिछले 6 महीनों के दौरान सबसे ज्यादा और रिकॉर्ड तोड़ केसेस सामने आया। इन 80,000 केसेस में एक और खतरनाक चीज मुल्क के अंदर जो शिफायाबी की शरह थी, जो शरह अमवात थी, वो भी थोड़ी सी कम जरूर हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग डिस्चार्ज हो रहे थे, जो ठीक हो रहे थे, उनकी जो परसेंटेज थी, उनकी जो फीसदी तादाद जो बनती थी वो 95.95% तक पहुंची थी। लेकिन वो घटकर 93.21% तक पहुंच गई है, जो इस वक्त सरकार के लिए एक और बड़ा चैलेंज बन गया। यानी जो लोग ठीक हो रहे थे वो वापस या तो कोविड-19 में मुब्तला हो रहे हैं या फिर जिन लोगों के सेहतियाबी की शरह में इजाफा देखा जा रहा था वो हर गुजरते दिन के साथ 0.5, 0.6 या 0.8 तक कम होती जा रही है। महाराष्ट्र रियासत के अंदर पूरे तरीके से लॉकडाउन नहीं किया गया है लेकिन 43,000 केसेस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। पंजाब के अंदर जहां पर 2,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, यहां पर भी मुकम्मल तौर लॉकडाउन अभी नहीं है लेकिन तालीमी इदारों को अभी भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर नाइट कर्फ्यू अगले 2 हफ्तों तक बरकरार रहेगा। इस तरह की इतलात हैं सरकार की तरफ से, रियासती सतह पर यह फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर भी जहां पर 2,000 के पार केसेस की तादाद पहुंच चुकी है, तो राजधानी दिल्ली के अंदर भी केसेस जब बढ़ रहे हैं, तो इसलिए अब मुख्तलिफ हिस्सों के साथ लगने वाली सरहदों पर मजीद सख्ती बरतने का ऐलान किया गया है। फैसला किया गया है कि जिन इलाकों से या जिन हिस्सों से इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एंटर होता है वहां पर मजीद टेस्टिंग को, कोविड फैसिलिटी को बढ़ाया जाए, इजाफा किया जाए, ताकि दिल्ली पहुंचने वाले लोगों के टेस्ट करने के बाद ही उन्हें राजधानी के अंदर, कैपिटल के अंदर आने का मौका दिया जाए। ये तो बात थी मुल्की सतह की, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान 460 से ज़्यादा मस्बत केस सामने आए हैं, पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और उसमें अब शरही अमवात भी लगातार बढ़ रहा है। पहले 1, फिर 2 और कल की जब हम बात करते हैं तो 4 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है और मुतासरीन में 380 से ज़्यादा मकामी जबकि 72 सफ़र करने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं लोकल और बाहर वाले, अभी तक ये था कि शायद बाहर वाले लेकर आ रहे हैं इस वजह से जनाब माहौल ख़राब हो रहा है। नहीं जनाब, बाहर वाले सिर्फ 70 या 71 के आसपास लोग हैं, बाकी जो 350 या 400 के करीब लोग हैं वो सारे के सारे आप अपने हैं, श्रीनगर या वादी कश्मीर के हैं। इसलिए एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये मामला सामने हो उसके साथ साथ
कल की जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर कोविड पॉजिटिव बच्चे भी आए हैं, टीचर्स भी आए हैं। और बात जब NIT श्रीनगर की करते हैं तो 35 बच्चे जो है वो वहाँ पर मारे गए, वो वहाँ पर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 9 टीचर भी पॉजिटिव है, जिसके बाद सरकार की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से NIT श्रीनगर को फिलहाल 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जब आप लद्दाख की ओर देखेंगे, उसके बाद मैं वापस ज़रा कश्मीर की सूरत हाल भी आपको बताऊंगा, वहाँ पर भी लगातार कोरोना का मामला जो है वो बढ़ रहा है और वहाँ पर भी 30 से ज़्यादा लोग कल पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की इतला ये जो जब भैया आसिफ आपको बता रहे थे कि दिल्ली के अंदर जी माहौल ख़राब हो रहा है और यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड बढ़ रहा है, तो DOE जो हमारा दिल्ली के अंदर है उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि साल 2021-22 यानी ये जो सेशन चल रहा है इसमें कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा, एहतियातन कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा। और उनने साफ कर दिया कि 1 अप्रैल 2021 से जो मॉडल था, जो नया सिस्टम था एजुकेशन का, वो डिजिटल मॉडल होगा, यानी वैसे ही डिजिटल क्लासेस चलाई जाएंगी जैसे इससे पहले चल रही थी। साफ कर दिया है इन्होंने। क्यों? इसके पीछे भी एक बड़ी परेशानी ये है कि माहिरीन का मानना है कि अब जो कोरोना की लहर पूरे मुल्क के अंदर है, इसमें नौजायद बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सबको लपेट में ले लिया है। और अभी ये काबू में हो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आने वाले 47 दिन 47 डेज और ज़्यादा सख्त हो सकते हैं कोरोना के हवाले से अगर इसमें एहतियात नहीं किया गया। और इस प्रेडिक्शन के आने के बाद, इन ख्यालात के बाद जो मरकज़ की वजारत सेहत और मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई, उसके बाद दिल्ली इंतज़ामिया ने बड़ा फैसला लिया कि सभी स्कूलों को जो है वो बंद कर दिया और सिर्फ टेली मोड पर वो चलेंगे, यानी जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। और जब मैं कश्मीर की वादी की बात करूंगा तो बडगाम के अंदर कल क्या कुछ हुआ है। बडगाम के अंदर 40 के करीब तलबा और 9 उस्ताद मुतासिर, और उसके साथ साथ NIA हजरत बल मैंने पहले ही आपको बताया, उसके साथ साथ 2 निजी प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पर भी जो पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। अब पिछले कई दिनों से जब आप देखेंगे तो कई प्राइवेट स्कूल नॉर्थ साउथ श्रीनगर के अंदर पॉजिटिव पाए गए, प्राइवेट स्कूल। और प्राइवेट स्कूलों के अंदर हमें यह अंदाजा था कि वहां पर फिजिकल डिस्टेंस भी है, वहां पर मेंटेनेंस भी है, वहां पर सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन सब पॉजिटिव जो है वो वहां से आ रहे हैं। और सरकारी स्कूलों के अंदर अभी तक भी टेस्टिंग फैसिलिटी उतनी तेज नहीं की गई है जितनी होनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर सूरत हाल जो है वो इस वक्त इस तरीके की बन रही है कि कोविड-19 तेजी के साथ फैल रहा है और सबकी नजरें इस वक्त जो है वो स्कूल के बाद ये जो अपनी इंतज़ामिया है उन पर है। इधर फैसला ये भी लिया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियां हैं, DDMAs हैं, उन्हें जिनके हेड डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो फैसला करेंगे कि क्या स्कूल अब चलाने हैं या नहीं चलाने हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर मशावरत का सिलसिला जो है वो तेज़ कर दिया गया है। अब कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिव केस आ रहे हैं और कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर एक भी केस नहीं आया है। तो क्या सबको एक ही यार्डस्टिक से देखा जाए, एक ही नज़र से देखा जाए, ये बड़ा सवाल है, या अब ये मामला बहुत देर तक चलेगा, इसमें हमने बीच का रास्ता लेकर चलना होगा। वो बीच का रास्ता क्या होगा, इस सिलसिले में मशावरत का सिलसिला लगातार जारी है। और माना जा रहा है कि कोविड-19 के पेश नज़र तालीम का शोबा बुरी तरह से मुतासिर था, इसको क्या इसी तरीके से चलाना है या कोई और हिकमत अमली अडॉप्ट करनी होगी, या छोटे वाले क्लासेस को बंद करके सिर्फ ऊपर वाले क्लासेस चलाने हैं, क्योंकि अक्सर रियासतों के अंदर उस तरीके का भी माहौल है वो देखने को मिला है। इस हवाले से बहुत जल्द जो है वो फैसला लिया जाएगा और सरकार लगभग इस बात के लिए मुत्तफिक हो गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, DDMA है, उन्हीं को ये इख्तियार दिया जाए, वो फैसला करेंगे कि किसको बंद करना है और किसको खोलना है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होगा बाद में, अगर इलाके के अंदर 2 स्कूल है,
एक को आपने बंद कर दिया, एक को आपने खोल दिया, यानी बच्चा एक जगह पढ़ेगा, एक जगह नहीं पढ़ेगा। और कल जब एग्जामिनेशन होंगे बोर्ड के या एग्जामिनेशन होंगे तो उस वक्त माहौल बनेगा खराब, क्योंकि एक बच्चा बोलेगा मैंने पढ़ा नहीं और दूसरा बच्चा स्कूल जाएगा। तो क्या जो बच्चा घर जाएगा इसके लिए टेली क्लासिंग होनी है या नहीं होनी है, ये सारी चीज़ें जो है लगभग आज या कल तक ये मुकम्मल होनी है, डिटेल आनी है। उसके बाद सरकार ये फैसला करेगी कि क्या कुछ करना है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने फैसला किया कि साल 2021-22 का जो पूरा साल है ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चलेगा, टेली क्लासिंग के जरिए से चलेगा, और जिस तरीके से पहले माहौल था उसी को बरकरार रखा जाएगा ताकि किसी तरीके से भी बच्चे की जान ना जाए। क्योंकि मरकजी वजारत सेहत की तरफ से साफ कर दिया है कि नौजायद बच्चे से 90 साल की उम्र तक इस बार का जो मामला है थोड़ा संगीन है, इसमें सब लोग इस लपेटे में आ रहे हैं, इसलिए एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, कोविड के बाद अब जरा श्रीनगर की भी आपको बात बताते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल का आगाज कल से होने जा रहा है और श्रीनगर के अंदर जहां पर 25 मार्च को ट्यूलिप गार्डन को खोला गया था, अब तैयारियां कल की जा रही हैं, जहां पर 3 अप्रैल से 5 दिनों के ट्यूलिप फेस्टिवल का आगाज हो रहा है। और इस बीच महकमा सयाहत की तरफ से उठाया गया एक कदम सयाहत के फरोग के लिए बताया जाता है कि इस बार मजीद कुछ सयाहों को वादी कश्मीर की तरफ, इस खूबसूरत मकाम की तरफ रागिब करने के लिए बेहतर इकदाम करने की तैयारी की जा रही है। और इस सिलसिले में कल जब प्रोग्राम शुरू होगा तो एक बड़ी तादाद मकामी और गैर मकामी सयाहों की यहाँ मौजूद होगी। पिछले सिर्फ 6 से 7 दिनों के दौरान 60,000 से ज्यादा फेस्टिवल जो ट्यूलिप गार्डन है यहाँ का रुख मकामी और गैर मकामी सयाह कर चुके हैं, जो एक पॉजिटिव साइन महकमा मान रहा है। और दूसरी बात यह कि कल जब फेस्टिवल शुरू होगा तो माना जा रहा है कि 5 दिनों तक तकरीबन 1,10,000 या 20,000 के आसपास सयाहों की तादाद होगी जो 5 रोजा इस फेस्टिवल में पहुंचेगी। और जब ये फेस्टिवल शुरू होगा तो कल इंतजामिया का यह भी मानना है कि गुज़श्ता दिनों जो वैरायटीज लगाई गई थी ट्यूलिप गार्डन के अंदर 5 दिनों तक उसमें मजीद बेहतरी, मजीद इजाफे के साथ और बेहतर इंतजाम 5 दिनों के इस फेस्टिवल में देखने को मिलेंगे। और कल जब इसको शुरू किया जाएगा, डायरेक्टर टूरिज्म गुलाम नबी तो उनकी तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि मुख्तलिफ यहाँ पर सरगर्मियों का जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होंगी, सकाफती प्रोग्राम यहाँ पर पेश किए जाएंगे। बाहर से भी और जम्मू कश्मीर से भी, कश्मीर वादी से जो फनकार हैं, लोकल आर्टिस्ट हैं, उनको भी मौका दिया गया है इस तकरीब में, वो भी हिस्सा करेंगे। और इस साल अब तक का सबसे बड़ा और अहम ये अगर आप देखेंगे तो गुलमर्ग के बाद जहां पर गुज़श्ता दिनों खेलो इंडिया प्रोग्राम 2 हुआ था, तो उसके बाद ये बड़ा और दूसरा फेस्टिवल इस तरह का माना जा रहा है जहां पर एक बड़ी तादाद पहुंच सकती है। कुल मिलाकर अगर अभी तक आप देखेंगे तो जनवरी के महीने तक कुल 85,000 के करीब जो मकामी टूरिस्ट हैं कश्मीर वादी का या जो गैर मकामी लोग हैं उनने कश्मीर वादी का जनवरी के महीने तक अगर आप देखेंगे तो ये तादाद 8500 के करीब बनती है जिन्होंने कश्मीर वादी का रुख किया। 17,000 के करीब जिन्होंने जनवरी के महीने में कश्मीर वादी का रुख किया। फरवरी में करीब 26,000 और मार्च के महीने में 42,000 लोग जिन्होंने वादी कश्मीर की सैर अब तक की है। तो 3 महीनों में 85,000 के करीब तादाद, जो एक अच्छा और पॉजिटिव साइन अब तक का माना जा रहा है। और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद होता है या नहीं, इसे लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन कल जो प्रोग्राम होगा, फेस्टिवल का इनेकाद होगा, तो उसके लिए मुतलका हुकाम ये कहती है कि जिम्मेदारी के साथ कोविड गाइडलाइंस को समझते हुए, प्रोटोकॉल को सामने रखते हुए, उसके मद्देनजर ही बेहतर और उसी हिसाब से इंतजाम किए जाएंगे ताकि आलमी वबा को मजीद फैलने से रोका जा सके, चाहे वो लोकल्स हों या आउट ऑफ द स्टेट्स आए, यूनियन टेरिटरी आए, उन सभी लोगों के लिए इस बार। और उम्मीद की जा रही कि 1 लाख तक 5 दिनों के अंदर सयाहों की तादाद इस फेस्टिवल में जो रौनक जमाएगी श्रीनगर के इस खूबसूरत मकाम में पहुंचकर। यानी कल से 5 दिन का फेस्टिवल शुरू हो रहा है और महकमा सयाहत की तरफ से कहा जा रहा है कि मजीद इकदाम उठाए जा रहे हैं। और सरकार ने प्लान बनाया है कि रॉक गार्डन गांदरबल के अंदर और रोज़ गार्डन श्रीनगर के अंदर जो है वो तैयार किया जाएगा ताकि सयाह जब आए तो सिर्फ ट्यूलिप को देखने ना आए, बल्कि रॉक गार्डन को देखने के लिए वो गांदरबल जाएंगे और रोज़ गार्डन को देखने के लिए वो श्रीनगर आएंगे। ये 2 चीज़ें और पुरकशिश बनने जा रही हैं। ये महकमा सयाहत की तरफ से जो है वो साफ कर दिया गया। ताहम
प्रोटोकॉल का ख्याल रखिएगा। आप घर से बाहर जाइए, ट्यूलिप फेस्टिवल में भी जाइए, लेकिन प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखिए। मास्क को लाजमन मानिए, मास्क लाजमी ले लीजिए, हाथ में सैनिटाइज अपना रखिए, और जब बैठेंगे भी या कहीं पर भी आप चलेंगे तो डिस्टेंस का मेंटेन रखिए। और अगर आप इस चीज़ को करने में कामयाब हुए और जो जिम्मेदार वहाँ पर है इस अमल को करने में कामयाब हुए तो आने वाले दिनों में और आसानी हो सकती है। और अगर मैस वहाँ पर हुआ तो मुश्किल होगी, फिर डीडीए या डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटीज़ हैं वो इन प्रोग्रामों पर पाबंदी भी लगा सकती है। अब ये पाबंदी लगाना है या खोलना है, इसका फैसला आपने करना है, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से कोशिशें तो की जाएंगी, लेकिन उन कोशिशों को पूरी तरह से अमलाना और उन्हें और बाअसर बनाना ये आपके और मेरे हाथ में है। इसलिए एहतियात आप बरतिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा और बड़ी आबादी जो है वो सयाहत के साथ जुड़ी हुई है, और सयाहत चले, उनका रोज़गार चले, उनके घर में चूल्हा जले, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। जब आप ट्यूलिप में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, आप डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए और मास्क को कंपलसरी बनाइए अपने ऊपर, और ये पहनकर मानिए कि मेरे मास्क लगाने से किसी का भला हो सकता है। अगर इस तरीके से भी आप करेंगे तो आप समझिएगा यहाँ पर भी आपकी कामयाबी होगी, और मरने के बाद जब वहाँ जाएंगे जहाँ सबका हिसाब किताब होगा वहाँ पर भी इसकी कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। छोटे से ब्रेक के लिए जी रुक रहे हैं, यहाँ पर छोटा सा वक्फा है, वक्फे के उस पार आएंगे तो गवर्नर साहब का एक और फैसला है, यकम तारीख से इम्प्लीमेंट हुआ, और इसका इतलाक क्यों हो रहा है और क्या कुछ होगा इस पर गुफ्तगू करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि इस बार सेहत महकमे के अंदर क्या कमियां हैं, क्यों कमियां पैदा हो रही है और सरकार क्या कुछ कर रही है।